हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 1 के क्लास 4th में हैं, जहां पढ़ना है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और रह गए हैं, इनको भी कवर करते हैं। फिर देखेंगे पिछले कुछ सालों में पूछा गया फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन कि किस किस लेवल का और कितने मार्क्स का पूछते हैं वो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ये भी आप पहले से पढ़ के आए हुए हो, बस हमें रिवाइज ही करना है। मान लो कि लेट ए एंड बी बी टू सेट। अगर मैंने ए में एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर डेफिनेशन लिखवाएंगे। इसमें ले लिया 1 2 3, बी सेट में ले लिया बच्चे 4 और 5। तो आपको इतना तो पता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में अगर मैंने लेफ्ट में ए और राइट में बी लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कि जो भी आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, ए क्रॉस बी कंटेन्स ए बी का ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। पहला वाला एलिमेंट हमेशा लेफ्ट वाले सेट से होगा और दूसरा वाला एलिमेंट हमेशा राइट वाले सेट से होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है, तो इसका मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जो है उसमें लेफ्ट वाला हमेशा फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा लेफ्ट वाले सेट से आएगा और दूसरा वाला राइट से आएगा। अब देखो जरा, इसी में हम लोग आते हैं रिलेशन पे। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ it is a subset of Cartesian product. It is a subset of Cartesian product. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि दिस इज सेट ए एंड दिस इज बी, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए विल बी एसोसिएटेड विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी। कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या सबको सबके साथ एसोसिएट कर दिया, जबकि रिलेशन में कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा होगा। मान लो अगर इसी में हम कर दें कि आर सेट में ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए स्मॉल ए। अच्छा, ए क्रॉस बी में हमने एलिमेंट तो नहीं लिखा था ना, पहला वाला इससे आएगा तो 1 4 1 5, फिर 2 आएगा 4 के साथ, 2 आएगा 5 के साथ, फिर आएगा 3 4 के साथ और 3 आएगा 5 के साथ। अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो वही सेम रिलेशन किसका होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए ए के साथ। इफ अगर ए बी आर से रिलेट करता है, मतलब आर में बिलोंग करता है, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी। मतलब जंप कर गया, ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है, ये साइड हो गया, ए और सी का रिलेशन आ गया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। और जो सारे होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, दैट इज इक्विवेलेंस। इफ ऑल थ्री देन इक्विवेलेंस। तो एक छोटा मोटा एग्जाम्पल लेंगे, इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल तो होता नहीं, बस आपको आइडिया होना चाहिए क्योंकि हम लोग एमएमई पढ़ रहे हैं, कोई मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे। तो अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आपको बताना है कि इसमें क्या क्या होगा। एग्जाम्पल लिया इज पैरेलल टू। पैरेलल वर्ड हम किसके साथ लगाते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर लाइन के साथ लगाते हैं बच्चे। तो इसमें हम क्या रिफ्लेक्सिव होगा ये, यस, क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो L1 इज पैरेलल टू L1, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक भी होगा बच्चे, क्योंकि अगर if L1 is parallel to L2, then L2 is also parallel to L1. Next is transitive. ट्रांजिटिव में है अगर L1 पैरेलल है L2 के एंड L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3, देन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L3। ये ब्रदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, इन सब में भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक A इज ब्रदर ऑफ B, B इज ब्रदर ऑफ C, तो A इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ व्हाट, C। लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। इफ A इज ब्रदर ऑफ B, then it's not necessary that B will be also brother of A. B may be sister of A also. तो इन सब पे थोड़ा थोड़ा लॉजिक में आपको ध्यान देना है। और ये बच्चे इक्विवेलेंस तो है, तो यस, क्योंकि तीनों ही लग गया तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इज ग्रेटर देन। इज ग्रेटर देन, इसमें मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है,
तो पहला हम लोग लिखेंगे a इज नॉट ग्रेटर देन a, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई भी नंबर खुद से बड़ा होता है क्या? नेवर, कभी नहीं होता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बच्चे। दूसरा है सिमेट्रिक। अगर a b से बड़ा है तो इट इम्प्लाइज b इज लेस देन a, दैट इज b भी a से बड़ा नहीं है, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी नॉट सिमेट्रिक। मतलब a b से बड़ा हो गया तो क्या b a से बड़ा होगा? नहीं होगा, तो नॉट सिमेट्रिक। लेकिन इसमें ट्रांजिटिव लगेगा। इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, तो नो डाउट a इज ग्रेटर देन c होगा ही होगा, हेंस इट इज ओनली ट्रांजिटिव, हेंस इट इज ओनली ट्रांजिटिव, इट्स नॉट इक्विवेलेंस, इट्स नॉट इक्विवेलेंस। ठीक है बच्चे, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा तो हमें करना नहीं है। इतना था हमारे चैप्टर 1 का थ्योरी। तो चैप्टर 1 में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं आपको, जो जिस पे आपको फोकस करना है। चैप्टर 1 में है बच्चे मेथड ऑफ प्रूफिंग, जो पहले क्लास में हमने किया था। मेथड ऑफ प्रूफिंग में तीनों तरीका प्रूफ करने का। वैसे तो मेथड ऑफ प्रूफिंग पे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये सिलेबस में है, तो हर साल हम लोग ये सोच के पढ़ाते हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया तो बच्चे किस तरीके से करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रूफिंग से तो क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा रेटिंग नहीं देते। लेकिन ये नहीं है कि अगर नहीं पूछा है तो नहीं पूछेंगे, वो कभी भी कुछ भी चेंज करते रहते हैं, उनकी मर्जी है। मतलब इसमें बिल्कुल उनको फ्रीडम है, उनका मन करेगा तो सारा का सारा पेपर एक ही चैप्टर से बना दे, उनका मन करेगा तो 2-3 चैप्टर बिल्कुल दे ही ना। तुम ये क्लेम नहीं कर सकते कि धरने पे बैठ जाओ, अपने सिलेबस के पूरे पार्ट को नहीं कवर किया, ऐसी बात नहीं है। एमएमई में जो मर्जी है वो कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रूफिंग, उसके बाद से लॉजिक के एस्पेक्ट्स जो पढ़ाए थे, जिसमें 3 चीज़ें पढ़ाई थी, इफ़ एंड ओनली इफ़, फिर इफ़ एंड ओनली इफ़। 3 जो चीज़ें बताई थी, इक्विवेलेंस एरो पुट करना और नेसेसरी एंड सफिशिएंट वाला। तो इसको हम लोग देंगे 3 स्टार, क्योंकि इससे हर साल एक क्वेश्चन होता है। अभी जस्ट हम आपको शो करेंगे। तो लॉजिक ये हो गया। तीसरा है वो इनइक्वलिटी सॉल्व करने वाला एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, इनइक्वलिटी एंड एक्स वैल्यूज। इसको भी देंगे 3 स्टार, क्योंकि इन 3 स्टार मतलब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हर साल क्वेश्चन होगा। फिर है सेट थ्योरी, कभी क्वेश्चन होगा कभी नहीं होगा, तो सिंगल स्टार। 1-2 बार देखने को मिला है, तो वो जो भी प्रूफ आते हैं वेन डायग्राम से ही सॉल्व हो जाता है, रिलेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सेट थ्योरी, इनइक्वलिटी और इतने ही है बस। तो 2 टॉपिक मेन हैं। तो अब चलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस चूज करके रखे हुए हैं 10 ईयर से। मार्केट में आपको 10 ईयर मिल जाता है, तो आप अमर या दीपा का ही परचेज करना, क्योंकि बाकी सब में फिर बहुत ज़्यादा एरर होगा। ये लोकल राइटर से लिखते हैं ना, लोकल पब्लिशर निकालते हैं, तो गलतियाँ फिर बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो 2 साल का तो मैंने क्वेश्चन करा दिया था, 2017 एंड 18 का आई थिंक। तो आज हम लोग देखेंगे 2000 ये 17 का नवंबर का पेपर है, तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखो। तो बगल में ईयर लिखते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे। 2017, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, ए, for each of the following proposition A and B, state if A is necessary condition or a sufficient condition or both necessary and sufficient for B to be true। यानी पहला जो है उसमें A दे रखा है बच्चे, आप सबको सोचने का मौका देंगे और आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। 2 numbers X and Y are even। B में है the sum of x and y is even। तो हमें इसमें बताना है कि स्टेट इफ A is a necessary condition or sufficient condition or both necessary and sufficient condition for B to be true। मतलब A और B के बारे में बताना है कि ये दोनों sufficient है या necessary condition है। तो देखो बच्चे, जो आज पहली बार मेरे से पढ़ रहे हो, इसको थोड़ा अच्छे से समझो कि
पहले हम लोग ए से शुरुआत करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ ए कंडीशन. पहले हम स्टेटमेंट ए पे ध्यान देते हैं कि अगर x और y इवन है, x एंड y आर इवन, तो क्या इस पे कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है कि दोनों का सम जो है इज ऑल्सो इवन? इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. अगर दोनों इवन है तो दोनों का सम तो डेफिनेटली इवन होगा ही होगा. तो एक एरो पढ़ाया जाता है बच्चे, इक्विवेलेंस मतलब एरो, इम्प्लाइज डेट का एरो, इम्प्लीकेशन एरो इसको कहा जाता है, इम्प्लीकेशन एरो. तो वेन एवर ए स्टेटमेंट इज ट्रू देन बी इज डेफिनेटली ट्रू. बी कहीं भी 1% भी उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता. अब जरा उल्टा भी एक बार देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ बी. अब आपको जवाब देना है बच्चे, मुझे देखना कोई भी एक एग्जाम्पल आप बोल देना कि इफ सम ऑफ इफ x प्लस वाई इज इवन, तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि x और y दोनों इवन ही होंगे? आपको जवाब देना है यस या नो में. कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताना चाहोगे? हाँ, मतलब दो ऑड का भी तो सम इवन हो सकता है ना. तो इफ x प्लस वाई, somebody has written in chat box, अदिति गांधी, yes 5 plus 3. हाँ, तो 5 plus 3 both are odd but then also their sum is even. तो इसका मतलब ये कतई नहीं निकलता. It doesn't implies that x and y will be always even. यानी ये opposite side से बच्चे true नहीं है. यानी B does not imply A. तो काट देंगे. जो चीज नहीं एप्लीकेबल होता उसको मैथमेटिक्स में से स्लैश से हम लोग काट सकते हैं. तो यहाँ पर बच्चे सिर्फ A टू B हुआ और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ सिर्फ एक साइड का एरो आया. तो इसको हम कहेंगे नेसेसरी और इसको क्या कहेंगे? सफिशिएंट. तो फॉर B टू बी ट्रू द कंडीशन A इज सफिशिएंट कंडीशन ओनली. ठीक है. अगर ये दोनों साइड से ट्रू होता, थोड़ा सा बता दें आपको, अगर ऐसे है तो दिस इज सफिशिएंट, दिस इज नेसेसरी. अगर ऐसे है तो उल्टा हो जाएगा, ये सफिशिएंट और ये नेसेसरी. नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया ना शायद. हाँ, नेसेसरी सफिशिएंट, नेसेसरी सफिशिएंट. और अगर दोनों साइड से है तो दोनों ही नेसेसरी सफिशिएंट हो जाएंगे एक दूसरे के लिए. तो चलो, पहला तो मैंने करा दिया. अब दूसरे का जवाब आपको सोच के रखना है. इसमें टोटल 4 हैं और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बताओ बच्चे? 7 मार्क्स का पूछा है. मैंने कहा ना कि 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 7 नंबर तक भी बना दिया. देखो, ABCD करके 4 पार्ट दे रखे हैं. बी पार्ट में है, ए स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू. जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर 1 की क्लास नहीं ली है उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में जितनी नॉलेज की कम से कम जरूरत होगी उतना हम बताते हुए, बैकअप देते हुए आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, तो सब समझ में आएगा. a इज सच दैट x इज इक्वल टू -64 टू द पावर 1/3 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दिया हुआ है हमें. और b इज सच दैट x इज इक्वल टू -4. अब जरा सोचो, अगर हम a से स्टार्ट करें, a से स्टार्ट करते हैं, तो x इज इक्वल टू है -64 का 1/3. तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -4 का क्यूब और उसका पावर बच्चे 1/3, तो कैंसिल हो गया. क्या आ गया? -4. तो सही है, b तक तो पहुंच गए. और अगर b से स्टार्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू -4 है, तो क्या करेंगे? दोनों साइड क्यूब कर देंगे. कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा ट्रू होगा. -64, फिर x इज इक्वल टू -64 टू द पावर 1/3. जाते समय भी ना हम रास्ते से इधर उधर भटके ना कुछ, बिल्कुल एक ही रास्ता है, वहीं तक पहुंचे हैं. कुछ और रिजल्ट नहीं आ रहा. दैट मीन्स बोथ आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. तो ये बोथ साइडेड एरो लग जाएगा. तो दिस इज नेसेसरी सफिशिएंट एंड दिस इज नेसेसरी सफिशिएंट. ठीक है बच्चे? नेक्स्ट है एक चीज और. ये मीटिंग अब खत्म होने वाला है 10 मिनट में. तो सभी बच्चों को बता दें, जो बच्चे पहले से पढ़े उनको तो पता है कि जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाता है आपको ऑटोमेटिकली दूसरा मीटिंग ज्वाइन करना होता है. आपका आईडी डेली सेम होगा. दूसरे मीटिंग के लिए भी वही आईडी आपको यूज करना है. तुरंत तो जंप कर जाओगे दूसरी मीटिंग पे. ठीक है? 4 बजे तक हमारी क्लास चलती है. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट.
थर्ड पार्ट में दे रखा है, ए स्टेटमेंट में है एक्स वाई जेड। वैसे तो ये चैप्टर 12 का क्वेश्चन है, लेकिन इतना टफ नहीं है कि हम चैप्टर 12 के आने का इंतजार करें, अभी भी समझ में आ जाएगा। डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। और बी में दे रखा है एक्स वाई जेड आर 3 different points on a circle, 3 different points on a circle। तो इसमें कौन सा एरो आएगा जरा ये सोचना है। ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड आर 3 different points on a plane। एक प्लेन पे अगर ये तीनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो आर 3 different points on a circle। तो ये तीनों क्या डिफरेंट पॉइंट्स होंगे एक सर्कल के। और अगर सर्कल पे है तब तो प्लेन पे होगा ही होगा, लेकिन प्लेन पे है तो जरूरी नहीं कि सर्कल पे हो। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये बना दिया मैंने प्लेन। और ए से बी के बारे में जरा सोच रहे हैं, 3 डिफरेंट पॉइंट ले लिया। ठीक है, 3 डिफरेंट पॉइंट ले लिया, तो जरूरी नहीं कि ये तीनों अगर डिफरेंट पॉइंट है एक प्लेन में तो ये तीनों किसी सर्कल के ही पार्ट होंगे। हो सकता है कि ये इस वाले सर्कल के पार्ट है और ये क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो ए डज नॉट इम्प्लाई ऑलवेज बी। बट अगर सर्कल के 3 डिफरेंट पॉइंट हैं तो जिस प्लेन में सर्कल है उस प्लेन में तो ये तीनों पॉइंट्स भी होंगे। तो सर्कल के पॉइंट हमेशा बच्चे क्या होंगे, प्लेन में होंगे ही होंगे। तो बी इम्प्लाइज ए। तो ऐसा वाला एरो बन गया बच्चे। तो हम क्या लिखेंगे एरो में, इस एरो में क्या लिखते हैं, दिस इज सफिशिएंट एंड दिस इज नेसेसरी। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का है। आप लोग को पता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में, पढ़ा था क्लास 12th में? नहीं पढ़ा है, इसको हम लोग लेटर ऑन करेंगे, ये चैप्टर 9 के बाद समझ में आएगा। मैंने हमेशा से कहा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है ये आपके पूरे सिलेबस से होगा, तो ये हम लोग करेंगे आफ्टर चैप्टर 9, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अभी आपको डेफिनेशन ही नहीं पता है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आफ्टर चैप्टर 9 करना सही रहेगा। तो एक बार फिर से हम लोग 10 ईयर जब पूरा पूरा पेपर डिस्कस करेंगे सिलेबस खत्म करने के बाद, तो ये अपने आप उसमें कवर अप हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था हमारा 2017 में। यस बच्चे, अभी कोई न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किया है तो उनको बता दें कि अभी हम लोग चैप्टर 1 का थ्योरी तो कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। बस अभी मैंने एक ही क्वेश्चन कराया है 2017 का, लास्ट ईयर के पेपर्स कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि हाँ जो हमने पढ़ा है उससे क्वेश्चन किस टाइप का आता है। क्योंकि एमएमई में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही होता है, जैसे ही बच्चे सुनते हैं कि एक भी साल पेपर रिपीट नहीं होता, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ये मत समझना कि यही क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। हर टीचर अगर पढ़ाने से पहले ही ये बात बच्चों को बोल दे तो क्या बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा? अरे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, हटाओ, ये तो आना ही नहीं है पेपर में, तो ये इसको पढ़ के क्या होगा। तो बच्चों की साइकोलॉजी तो ये होने लगती है कि पढ़ने का क्या फ़ायदा जब ये आना ही नहीं है पेपर में। लेकिन आपको मेथड ध्यान देना है। तो मैंने जो भी लास्ट 3 क्लासेस में पढ़ाई है उसके बेसिस पे देखो, तो अब आप क्वेश्चन करने लायक हो गए हो। एज फॉर एग्जाम्पल चलो देखो एक क्वेश्चन करते हैं। अब है ये 2016 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1। सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। डोमेन एंड रेंज तो चैप्टर 2 का है, अभी सिर्फ ये वाला करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सॉल्व फॉर वाई निकालना है व्हेन 1 by y minus 1 upon 1 by y plus 1 is greater than equal to 1, is greater than equal to 1। अब हमें सॉल्व करके निकालना है y। तो ध्यान से देखना किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले 1 by y minus 1 LHS लेकर के चलेंगे, तो हम लोग LCM तो ले सकते हैं, LCM बड़े मजे से ले सकते हैं। 1 minus y by 1 plus y by y is greater than equal to 1। इसको लिख देंगे बच्चे 1 minus y by y into y by 1 plus y is greater than equal to 1। ये कैंसिल, ये क्या आ गया
1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कुछ मैंने गलती की है जानबूझ करके, आप लोग पता लगा पा रहे हो मैंने क्या गलती की है? मैंने इक्विवेलेंस एरो नहीं दिया, ये हर स्टेप पे आपको देना है। बचपन से टीचर आपको इसी के लिए डांटते होंगे। तो 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ध्यान से सुनो, कई बार बच्चे ये कहते हैं कि अब मैम क्या कहना है, कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, 1 प्लस वाई को उधर लेते जाएंगे बड़ी आसानी से और वो सॉल्व करने लगेंगे, बट दिस इज रॉन्ग। इनइक्वलिटी में हम इतनी आसानी से साइड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या है हमें नहीं पता है। एज फॉर एग्जाम्पल ये ध्यान दो ना, 5 अपॉन माइनस 3 है, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 3 कितना हो गया, माइनस कुछ भी ले लो, चलो 4 ही ले लेते हैं, तो माइनस 1.33 हो गया, इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट, या उधर लेते जाएंगे तो ये -3 उधर जाते ही क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या वही इनइक्वलिटी को हम कॉपी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें नहीं पता है, ये गलत आ गया ना, यानी इस इनइक्वलिटी को हम कैरी ऑन नहीं कर सकते। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इनइक्वलिटी में नहीं कर सकते, आंख बंद करके, क्रॉस मल्टीप्लाई इज नॉट अलाउड, जब तक कि नीचे वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव ना हो जाए। तो 1 प्लस वाई में कोई गारंटी नहीं है कि y इज लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, ये क्या है? अगर यही होता y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तब हम आंख बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्योंकि वो पॉजिटिव होता। या फिर ये होता वाई स्क्वायर प्लस 1, तो भी बच्चे उस साइड हम लेते जाते, क्योंकि वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती। बट 1 प्लस वाई के बारे में किसी को नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर डिवाइड होगा दो केस में, केस 1, हमें नहीं पता कि 1 प्लस वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर 1 प्लस वाई पॉजिटिव हुआ, ध्यान से सुनो, अगर 1 प्लस वाई पॉजिटिव हुआ तो 1 माइनस वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, सीधा चला जाएगा उधर। और केस 2, अगर 1 प्लस वाई नेगेटिव हुआ, जीरो तो हो ही नहीं सकता, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। अगर 1 प्लस वाई इज लेस देन 0 हो गया बच्चे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, इधर भी 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर भी 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर साइन को क्या करना चाहिए, उल्टा कर देना चाहिए। क्योंकि अगर 5 बड़ा है 3 से और मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो अब साइन ऑपोजिट हो जाएगा, -5 छोटा हो जाएगा -3 से। तो अब ये वाली क्वांटिटी जो बच्चे ने वो नेगेटिव है। अगर आप दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी इनइक्वलिटी में, तो आपको साइन इनइक्वलिटी का चेंज करना पड़ेगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं है? और प्लस माइनस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस y को उठा करके उधर लेते जाओ, 1 को उठा करके इधर लेते आओ, तो 1 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2y, यानी 2y इज लेस देन इक्वल टू 0, तो y इज लेस देन इक्वल टू 0। और इधर क्या आएगा, 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कैंसिल, बच गया 1 माइनस वाई इज लेस देन 1 प्लस वाई, फिर उधर जाएगा तो y हो जाएगा 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 0, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो दोनों से क्या निकल करके आ रहा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, y इज लेस देन इक्वल टू 0, तो हेंस कॉमन वैल्यू इज व्हाट, y इज इक्वल टू 0 ओनली, जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। ठीक है बच्चे, तो ये सिर्फ y इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड होगा। लेकिन फिर अपने क्वेश्चन पे वापस जाओ, तो फॉर दिस थिंग टू बी डिफाइंड y कैन नॉट बी 0, तो यहां पर लिखेंगे बट फॉर 1 by y to exist y cannot be 0, so it has no solution, so it has no solution। या हो सकता है कि लोकल प्रिंटिंग की ही बुक है, तो कुछ इसमें गलत भी आ सकता है। ठीक है बच्चे, जरा आप लोग ध्यान देना, क्योंकि जो बच्चे लेट से आए हैं आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होगा अगर ज्वाइनिंग वाइनिंग में या कुछ में भी,
तो आप एक नंबर नोट कर लो 9311377321। इस पे मैसेज करना ही करना है आपको। आपको अपना नाम, कॉलेज और MME1, ठीक है, ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको बस लिख करके मैसेज कर देना है, बाकी का काम हमारा है। फिर कभी टाइम चेंज होगा या कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, डाउट क्लास लगेगी, या जैसे जैसे जब जब वीडियोस अपलोड होगा यूट्यूब पे, सारे लिंक आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई जॉइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आप तुरंत भेजोगे तो आपको तुरंत रिप्लाई भी मिलेगा, क्योंकि आप फिर हमारे बच्चे बन जाओगे ना, भेजोगे तो उसको हम लोग सेव कर लेते दूसरे कोडिंग से। ऐसे अननोन नंबर को फिर हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इसलिए थोड़ा आपको ये मैसेज करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। ठीक है, कर लेना सभी कोई। अब देखो आरएचएस का जो बच्चे है उसको कंडीशन तक भी हमें धीरे धीरे पहुंचना है। तो आरएचएस में पहले इन्होंने कहा है A-B निकालना है। देखते हैं अगर दोनों का सेम एरिया शेडेड आ गया तो फिर प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। A-B-C, A-B-C। A-B का मतलब क्या हो गया? A का सिर्फ एरिया जो कि B के साथ शेयर नहीं हो रहा, तो दिस मच इज द ओनली एरिया, दिस इज A-B। अब हमें इसमें से क्या निकालना है? C निकालना है। तो जो C का कॉमन एरिया है, तो देखो तो जरा, C वाला एरिया ये है, इसको कॉमन निकाल देना है। A-B तो आया ही हुआ है ब्लू वाला, अब उसमें से इसको निकाल देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा ये वाला, मतलब A में से B भी निकालना है और C भी निकालना है, तो सिर्फ ये बचा। सो दिस इज A-B एंड देन -C। क्या ये दोनों सेम आ रहा है, सेम रीजन शो कर रहा है? नो, दोनों का एरिया बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ ये वाला तो सब सेम है, यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, बट हेयर समथिंग इज एडिशनल, दिस पार्ट इज एडिशनल। ठीक है, दिस पार्ट इज एडिशनल। ओके, ए में से माइनस कर दिया था B-C। ठीक है, तो ये दोनों डिस्प्रूव हो गया, तो हेंस हम लिख देंगे कि A-B-C इज नॉट इक्वल टू A-B-C। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से प्रूव और डिस्प्रूव के क्वेश्चंस हमें करने हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन ऑफ ईयर 2016। किसी को इसमें कोई डाउट? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में यस यस लिख के भेज सकते हो बीच में, मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ सभी बच्चे सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। एक छोटा सा यस ही तो टाइप करना है। अभी हम लोग बच्चे चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी पार्ट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस। फिर जैसे जैसे जो जो चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो हम आपको जरूर कराते रहेंगे, ताकि आपको क्या हो, थोड़ा सा हिम्मत मिलता रहे कि हाँ पढ़ना बेकार नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है कि इससे आना नहीं है पेपर में, तो इसको हम लोग पढ़ के करेंगे क्या, क्योंकि टीचर आपको शुरुआत में बता देंगे कि क्वेश्चन विल नॉट कम डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक। तो बच्चे बिल्कुल पढ़ना लिखना ही बंद कर देते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल अनसीन आएगा। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, डिजिट बदले हुए होंगे, थोड़ा सा मेथड बदला हुआ होगा, लेकिन होगा तो इसी बुक से। ठीक है, तो अब हम लोग आ चुके हैं बच्चे 2015 पे, क्योंकि 10 ईयर हमेशा रिवर्स में करना चाहिए। सबसे करंट का नज़दीक का क्वेश्चन सबसे शुरुआत में हो जाए और फिर पीछे में जहाँ तक टाइम बचता है वहाँ तक कर लेंगे। तो देखो 2015 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख रहे हो आप, अभी तक सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन है, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ऐसा कुछ ना कुछ इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आ ही रहा है। इनइक्वलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर 1, और नेसेसरी सफिशिएंट भी आ रहा है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग। सॉल्यूशन सेट निकालने को कहा है x² + 6x + 16 <= 8। मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी मॉडुलस में हो तो क्या करते हैं हम लोग, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार बुक के बाहर से ही सब कुछ आएगा। ये क्वेश्चन आपने कैसे पूछ लिया कि बुक के बाहर से कुछ नहीं आएगा? लॉजिक कोई भी बुक के बाहर का नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं ये आपके बुक में नहीं है, फिर भी आया हुआ है चैप्टर 1 में। लेकिन अगर आप चैप्टर 1 पढ़े हो, ध्यान से मेरी बातें सुने हो, कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए हो, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। तो जो बच्चे लास्ट 2-3 क्लास में थे वो लोग लिख करके भेजना कि क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे। देखो मैंने बताया हुआ है ना इस टाइप का क्वेश्चन,
कि एक बार इसको 8 से छोटा करेंगे, एक बार माइनस वाले को छोटा करेंगे। मतलब जब भी मॉडुलस खुलता है तो प्लस और माइनस दोनों लगते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं क्लास में, तो इसलिए बच्चे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप सॉल्व करो इसको। तो दो पार्ट में बटेगा ये। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज लेस देन 0। यहाँ आ जाएगा, सबको उस साइड लेकर के जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0। एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज लेस देन 0। नाउ सी, उसके बाद से हम इसको तोड़ते हैं लीनियर फैक्टर में। तो 8 का क्या बन रहा है, 4 और 2 बन रहा है ना, तो ये टूट जाएगा बच्चे। आप इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको आता ही है, बचपन में आपने सीखा होगा। तो इसको आप तोड़ दोगे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 में, लेस देन 0 कर दोगे। यहाँ क्या आ जाएगा, तो 6x और 24 के फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 6 4 जा 24, नहीं बन रहा है। तो यहाँ कुछ और तरीके से x को निकालना पड़ेगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 96 अपॉन 2a। तो x विल बी इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, अच्छा तो यहाँ देखो ना ये नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिस पे ये 0 हो। तो थोड़ा सा इसमें ना चैप्टर 3 का भी लॉजिक यूज हो रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे क्योंकि इतना कट ऑफ करके डीयू एडमिशन लेता है ना कि सभी बच्चों को इतना नॉलेज तो होता ही है। यहाँ ध्यान दो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सबको आता है, बचपन में सीखा था। एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं बच्चे, और फिर जो 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता है इसका होल स्क्वायर एक बार हम लोग ऐड करते हैं 3 का स्क्वायर, और एक बार माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, और ये दोनों सॉल्व करके कितना आ गया, 24 माइनस 9 इज 15। तो ये आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 15। तो पता है बच्चे मैंने ये पार्ट क्यों किया इस तरीके से, क्योंकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये हमेशा होगा ग्रेटर देन 0। ये हमेशा होगा ग्रेटर देन 0, चाहे आप कुछ भी x डाल दें, चाहे आप कुछ भी x डाल दें, पॉजिटिव डाल दें, नेगेटिव डाल दें, ग्रेटर देन 3 लेस देन 3 कुछ भी डाल दें। सिंस इट इज़ अ होल स्क्वायर और एक पॉजिटिव का एडिशन हुआ है, इसलिए ये क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। यानी इस केस 2 के अकॉर्डिंग x में बी एनी वैल्यू, यानी इन्होंने तो पूरी हामी भर दी कि भाई आप कोई भी रियल वैल्यू ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यानी केस 2 इज एप्लीकेबल फॉर एनी रियल वैल्यू। ठीक है, इसमें सारे x अलाउड है, लेकिन अभी इसके नखरे नहीं खत्म हुए, इसको तो सॉल्व करना है हमें। तो ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि अगर आपको पता लगाना हो कि कौन सी एक्स इसको सेटिस्फाई करती है, तो हर लीनियर फैक्टर को अलग अलग हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं। जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दो जरा, इनको अलग अलग जीरो से इक्वेट करोगे तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेगी, -2 और -4। नंबर लाइन पे पहले कौन आएगा, -4 फिर -2। इन दोनों ने पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ध्यान से सुनना। अब -2 से हम कोई भी बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, लाइक 1 को इसमें डालेंगे तो 1 + 4 इज 5, 1 + 2 इज 3 पॉजिटिव। तो इधर बच्चे इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा पॉजिटिव, यानी हम इस एक्सप्रेशन का साइन ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। समझ में आ रही है बात? कोई एक वैल्यू बताना -2 और -4 के बीच में। -3 डालेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब -4 से छोटी कोई वैल्यू बताओ बच्चे, -5 जैसे ले लिया, तो -5 पे ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दो नेगेटिव मिल करके क्या दे देता है, पॉजिटिव। तो इधर आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव।
लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है किसकी? नेगेटिव की है। सो ये वाला रीज़न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें नेगेटिव आ रहा है। तो हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू, क्या इज इक्वल टू था? नहीं था। तो इज इक्वल टू नहीं था यानी हम -4 और -2 को नहीं ले सकते, उसके बीच में सारी वैल्यूज ले सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू -4 से लेकर के -2। इसने तो x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, इसने ये कहा, तो दोनों के लिए हम लिख देंगे क्या? सो सॉल्यूशन इस दोनों का कॉमन वैल्यू लिखते हैं। सो सॉल्यूशन इज x बिलोंग्स टू -4 एंड -2। समझ में आई बात बच्चे? कोई ऐसा है, बहुत हो गया कि समझ में आया मैंने पूछा, अब ऐसे बच्चे लिखो नो जिनको नहीं समझ में आया। मुझे ये देखना है कि मेरे पढ़े हुए बच्चों को नहीं समझ में आया या नए बच्चों को नहीं समझ में आया। आप चैट बॉक्स में नो लिख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आया तो, और यस लिख सकते हो अगर समझ में आ गया तो। यस, आकाश अरोड़ा, ओके। तो आकाश तो ले ही रहा है फर्स्ट डे से क्लास, इसलिए उसको तो समझ में आएगा। अरिजीत भी ले रहा है, तो यस मैम। ओके, नो किसी का भी नहीं आ रहा है। ओके, चलो, ये हो गया क्वेश्चन हमारा 2015 का। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन है बच्चे नेसेसरी एंड सफिशिएंट का। आपको पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का नाउ सी, एक और क्वेश्चन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट का, बट दीज आर फ्रॉम लॉजिक्स ऑफ चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, जो कि अभी हमने नहीं किया है, इसलिए इस साल का भी हम नेसेसरी सफिशिएंट वाला अभी नहीं करवा रहे। चलो, एक साल का और पेपर देख सकते हैं बिकॉज टाइम इज लेफ्ट, तो 2014 का देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, इन्होंने कहा है कि आप सॉल्व करो 1+3/x इज ग्रेटर दैन 2, इज ग्रेटर दैन 2। 1+3/x, एक बार इसको पॉजिटिव करेंगे और एक बार इसको नेगेटिव करेंगे बच्चे। नाउ सी, तो अभी हम लोग देख रहे हैं 2014 का क्वेश्चन नंबर 1, 1+3/x इज ग्रेटर दैन 2। तो एक बार बच्चे हम लोग पॉजिटिव पार्ट लेंगे और एक बार क्या लेंगे? नेगेटिव पार्ट, दोनों ही 2 से बड़ा होगा। अब देखो जरा किस तरीके से सोचते हैं हम लोग। 1+3/x, तो 3/x 1 तो था ही, -2 भी इस साइड आ गया, ग्रेटर दैन 0, और इधर -1 -3/x इज ग्रेटर दैन 2, सबको उधर साइड लेते जाएंगे तो 0 से 2 + 1 + 3/x, इधर आ गया बच्चे 3/x -1 इज ग्रेटर दैन 0। साथ साथ दोनों केसेस को लेकर के चलो, चलो पहले एक बार इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 - x/x इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है, ग्रेटर दैन 0। अब देखो जरा, इसके भी दो केस बटेंगे, केस 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, केस 2 व्हेन x इज नेगेटिव, ठीक है। देखो जरा बच्चे, जब x पॉजिटिव होगा और जब x नेगेटिव होगा, जब x पॉजिटिव है तो दिस शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ही दे सकता है पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात बच्चे? तो 3 - x शुड बी पॉजिटिव, तो x शुड बी लेस देन 3, यानी अगर x पॉजिटिव है तो x को 3 से छोटा होना पड़ेगा, यानी x लाइज फ्रॉम 0 से 3। अब इधर आ जाओ केस 2 में, अगर x नेगेटिव है तो 3 - x को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव ही क्या देगा बताओ? पॉजिटिव। तो x विल बी ग्रेटर देन 3। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है जो 0 से भी छोटा हो और 3 से भी बड़ा हो। तो क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। ऐसा कैसे होगा कि 0 से भी छोटा हो जाए और 3 से भी बड़ा हो जाए? सेम वैल्यू तो हो ही नहीं सकता।
अब है यहाँ पर बच्चे, अब इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 3/x प्लस 3 इज लेस देन 0, 3 कॉमन ले लिया, 1/x प्लस 1 इज लेस देन 0, 3 तो उधर जा सकता है, पॉजिटिव है, तो 1/x प्लस 1 इज लेस देन 0, यानी 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज लेस देन 0। इसमें भी बच्चे अब दो केस बटेंगे उसी तरीके से। क्या बटेंगे? तो केस 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, केस 2 व्हेन x इज नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव है तो 1 प्लस एक्स को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, क्योंकि अब पूरा ऑल टुगेदर होना चाहिए नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव तो दूसरा बच्चा क्या? नेगेटिव, यानी x शुड बी लेस देन -1। क्या ये पॉसिबल है कि x 0 से भी बड़ा हो और -1 से भी छोटा हो? नहीं है पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल। अब केस 2 में चलते हैं। जब x नेगेटिव है तो 1 प्लस एक्स को होना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर को होना पड़ेगा पॉजिटिव, तभी तो पूरी चीज आएगी नेगेटिव। तो x विल बी ग्रेटर देन -1। हाँ चलो, यहाँ तो कुछ कुछ लग रहा है, मतलब 0 और -1 के बीच में x होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे x मिल जाएंगे जो 0 से भी छोटे हैं और -1 से क्या है? बड़े हैं। बात आ रही है समझ में बच्चे? तो यहाँ मिल गया x बिलोंगिंग टू -1 टू 0, और यहाँ मिल गया x बिलोंगिंग टू 0 टू 3। तो चाहे ये हो या फिर ये हो, दोनों ही केस में क्या होगा? सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। सो लास्टली हम लोग लिखेंगे x जो है वो या तो 0 3 से बिलोंग करे या फिर -1 0 से बिलोंग करे। दोनों ही x के लिए क्या होंगे? ये सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है बच्चे, एक और मिल गया नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का क्वेश्चन, वो कर लेते हैं। दैट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। उसके बाद से फिर हमारा आज का क्लास खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बस देख लो। दिया हुआ है कंसीडर 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 13, और पूछा है कि इज द कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 necessary or both necessary and sufficient condition। necessary and sufficient for, ये proposition है, for proposition to be satisfied, for proposition to be satisfied। तो इसका मतलब है, अगर मैंने क्वेश्चन को आपको इस तरीके से दे दिया तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बीच में बॉक्स दे दिया डिसाइड करने के लिए, 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो जरा सोचना कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और दोनों साइड हम 5 ऐड कर देंगे तो भी इक्वलिटी तो वही रहेगा। तो इसका मतलब है कि 2x प्लस 5 विल बी ग्रेटर देन 5। अगर x पॉजिटिव है तो 2x प्लस 5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 13 से ही बड़ा होगा, 6 7 कुछ भी आ सकता है, 5 से बड़ा है तो कुछ भी आ सकता है, यानी इस साइड का एरो लग गया। अब उल्टा चलते हैं, 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 माइनस 5 कितना हो गया? 8। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ध्यान से सुनना, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है देन सारे के सारे x तो पॉजिटिव होंगे ही होंगे, 0 से भी बड़े होंगे। तो इस साइड का ट्रू आ गया, इस साइड का ट्रू नहीं आया था। समझ में आ गई बात? मतलब अगर 2x प्लस 5 अगर 13 से बड़ा है तो x पॉजिटिव होगा। हम लोगों ने सॉल्व किया कि अगर 2x प्लस 5 13 से बड़ा है तो x 4 से बड़ा होगा, तो पॉजिटिव भी होगा, यानी राइट से लेफ्ट सही है। लेकिन अगर x पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं कि ये चीज़ हमेशा 13 से बड़ा आएगा, कभी कभी 13 से छोटा भी आ जाएगा, जैसे 6 7 कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो जब इस टाइप का एरो है बच्चे तो ये क्या हो गया? दिस इज सफिशिएंट एंड दिस इज नेसेसरी। तो हम लिखेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू इज ओनली नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशिएंट। ठीक है बच्चे,
तो ये था हमारा चैप्टर 1 का कंप्लीट पूरा कोर्स, सारे टॉपिक्स, और मैंने प्रीवियस ईयर के भी लगभग 6-7 साल के पेपर दिखला दिए आपको। तो इतने सारे पेपर करा दिए, अब तो आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो फिर नंबर तो आपको पता ही है कि ये नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है, 9311377321। ये नंबर आपको रख लेना है, क्योंकि आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए होगा हमारी तरफ से, तो आपको इसी नंबर के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप इस नंबर पे अपना बिल्कुल सारा प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो, क्लास ज्वाइन कर सकते हो। कोई टाइमिंग का चेंज होगा, किसी दिन क्लास पोस्टपोन होगा, क्लास कैंसिल होगा, या एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, या डाउट क्लास लगेगी, या जब भी अपलोड होगा कोई क्लास यूट्यूब पे, सारा लिंक आपको मिलता रहेगा बच्चे। ठीक है? यस, अब किसी को कुछ पूछना है? तो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में।